Good morning, students. Today we are going to discuss about the future perfect tense. Future perfect tense. आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है और पास्ट परफेक्ट पढ़ा है। जैसा कि आपको पता है कि बेसिकली अपने टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अभी हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं। फिर हमने ये कहा था कि जब टेंस का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था तो उसमें कि प्रत्येक टेंस को, एवरी टेंस हैज ए 4 पार्ट्स, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होंगे। तो उसमें सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। उसके बाद पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। उसके बाद हमने फ्यूचर सिंपल पढ़ा, उसके बाद हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा और उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इतना पढ़ने के बाद हमें कुछ इन चीज़ें इसमें कॉमन मिल रही है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, सिंपल चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो, इसमें कॉमन बात ये थी कि प्रेजेंट और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल के कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज होती है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, विल और सेल। फिर हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वोज वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखो विल बी एंड सेल बी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी और सेल बी, और उसके बाद में मेन वर्ब में आईएनजी। अब देखो हमने परफेक्ट की तुलना करनी है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है जहाँ परफेक्ट नाम आ जाता है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म या यूँ कहें वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है। कैसे हम बात करते हैं, देखो प्रेजेंट सिंपल पढ़ा हमने, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने लिखा हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में लिखा हैज और हैव की जगह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, दोनों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आई है, उधर प्रेजेंट में हैज और हैव, पास्ट में हैड, इधर आएगा विल और सेल। फ्यूचर के पूरे टेंस, 4 जो टेंस है, चारों में हेल्पिंग वर्ब का पहला एलिमेंट विल और सेल होगा। उसके बाद जैसे कंटिन्यूअस में विल बी सेल बी, परफेक्ट में विल हैव और सेल हैव, केवल क्या लगेगा, विल और सेल के आगे हैव लग जाएगा। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सी फॉर्म काम आएगी, हेल्पिंग वर्ब विल हैव और सेल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट का मतलब भी क्या हो गया, कोई सा ही टेंस उठा के देख लो, परफेक्ट आ गया, इसका मतलब V3 आ रही है। और V3 कहाँ आ सकती है, परफेक्ट के अलावा पैसिव वॉइस में V3 आ सकती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं परफेक्ट का। परफेक्ट में का मीनिंग होता है पूर्ण होना, कंप्लीशन होना। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट के किसी समय में काम का पूर्ण होना पाया जाएगा। पास्ट है तो पास्ट के किसी पीछे के समय में जब हम उस रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं तो उस समय उस कार्य का पूरा होना पाया जाएगा। अब ये फ्यूचर में परफेक्ट कैसे होगा, हमने कोई समय दे दिया है कि उस समय तक ये कार्य पूर्ण हो चुका होगा, यानी अनुमानित किया जाएगा, एस्टिमेटल टाइम इसमें शो होगा कि इस समय तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें भी निश्चित समय नहीं दिया जाएगा, एक अनुमानित समय, ऐसा अनुमान के आधार पर एस्टिमेटल समय होता है, और फिक्स टाइम दे दिया जाएगा, इस समय तक टिल आ जाएगा, तब वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। तो ऐसे वाक्यों की पहले तो हिंदी में पहचान कैसे होगी, तो देखो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, क्या आ रहा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब यहाँ पर भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके आएंगे, अगर वो परफेक्ट फ्यूचर है तो आगे आ जाएगा होंगे होंगे,
पास्ट होगा तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, और अगर प्रेजेंट है तो चुका है, चुकी है, चुके होंगे। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सा हमको क्या मोटी मोटी पहचान है वो बदलनी है। अगर ये शब्द आ जाए, कौन सा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आए तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। किस टेंस का होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान ये होती है कि उन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आए तो इस तरह का सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की श्रेणी में आता है। ये बात क्लियर हो गई पहचान की। जैसे ही पहचान क्लियर हो जाती है तो हम उस सेंटेंस को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है। तो वो रूल्स जो अभी हम तक पढ़ते आए हैं उसी तरीके से रूल आएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब का, फिर मेन वर्ब का, फिर निगेटिव में नोट का, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले रखने का, WH वर्ड में WH पहले रखने का। तो कैसे कैसे वो नियम्स होते हैं। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल हैव, या तो विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव का यूज किया जाए। तो पहली बात क्लियर हो गई कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल तो फ्यूचर के नाम से ही आएगी। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर ही रहे थे, परफेक्ट में हैव आएगा। क्या आएगा? हैव। तो विल के साथ हैव या शैल के साथ हैव, शैल हैव, विल हैव। तो हम पहली बात यह है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव या विल हैव का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर हो गई ये लाइन? तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि परफेक्ट का नाम जहाँ पर भी आ जाए, कंप्लेशन का भाव जहाँ पर भी आ जाए, उस टेंस में वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी जो भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, तीन तरह के परफेक्ट टेंस हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तो तीनों में ही मेन वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसका यूज होता है। ये बात क्लियर हो गई कि परफेक्ट का नाम आते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रही है? थर्ड फॉर्म। ये डिफाइन करना है कि वो परफेक्ट कौन सा है। प्रेजेंट का है तो हैज है, पास्ट का है तो हैड, और फ्यूचर का है तो विल या शैल के बाद में हैव, केवल हैव। इसमें विल और शैल के बाद हैज कभी नहीं आएगा, केवल विल और शैल हैव ही आएगा। प्रेजेंट में हैज और हैव आता है, पास्ट में केवल एक हैड आता है, फ्यूचर में विल शैल तो आता ही है फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, और उसमें क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। ये बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। फिर हम बात करते हैं यदि हमें वाक्य निगेटिव बनाना हो। कैसा बनाना हो वाक्य? यदि हमें निगेटिव बनाना हो, नकारात्मक बनाना हो, या नोट से युक्त वाक्य बनाना हो, या हिंदी में यूँ कहूँ कि उस वाक्य में नहीं का प्रयोग करना हो, तो क्या करना होगा? तो देखो, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता है। सर्वसामान्य नियम है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, वाक्य निगेटिव बन जाएगा। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा माइंड यूज करना होता है। तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना। अब हमें सोचना है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में विल और हैव है, दो हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने आपको पिछले टेंस में बताया था, जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का एक से ज़्यादा एलिमेंट आ जाए, जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का एक से ज़्यादा पार्ट आ जाए, तो केवल और केवल पहले पार्ट के बाद आपको नोट यूज करना है, और जो पहला पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का उसी को आपको इंट्रोगेटिव में प्रारंभ में रखना है। बात क्लियर हो गई कि यदि हेल्पिंग वर्ब में एक से ज़्यादा पार्ट हो तो नोट का यूज हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के बाद में होगा। तो अब यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई कि निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट होगा, लेकिन शैल और विल के बाद नोट होगा, हैव से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो नोट कहाँ यूज करेंगे? शैल और विल के बाद में। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? शैल और विल। तो इस दृष्टिकोण से तो आपकी हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हुई, लेकिन हम तो इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये परफेक्ट की बात कर रहा है। तो परफेक्ट अपने आप में V3 होता है, तो हैव भी वैसे परफेक्ट की बात करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो उसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज किया था। वही सर्वसामान्य बात है, अभी तक टेंसों में सब में यूज करते आए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या प्रश्नवाचक वाक्यों में
हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट या कर्ता के पहले यूज या प्रयोग किया जाता है। तो इनको पहले यूज करेंगे, किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले। अब हेल्पिंग वर्ब क्या विल हैव पूरा ही आएगा? नहीं, केवल विल और शैल को ही पहले रखेंगे और बाकी हैव अपने यथास्थान पर रहेगा, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर वही इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, तो वही बात आती है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया जाता है। किसके बाद करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगी, तो विल शैल तो पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब जो हैव है वो आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से आएगा। फिर हम दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब और WH। तो ये तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गई, निगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये WH की बात कर लेते हैं। तो WH वर्ड भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं, या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसको यदि हम प्रारंभ करते हैं तो ये WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं। देखो, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को सेंटेंस के प्रारंभ में या यूज करेंगे। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसमें? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को सेंटेंस के प्रारंभ में यूज करेंगे, अर्थात WH वर्ड से वाक्य को प्रारंभ करेंगे। वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? WH वर्ड से ही अपना वाक्य जो है, अपना सेंटेंस जो है वो शुरू होगा। तो ये WH सेंटेंस की सर्वोपरि विशेषता होती है कि इस वाक्य को WH वर्ड से ही शुरू किया जाता है। WH वर्ड के बाद में जो अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बने, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का और निगेटिव है तो निगेटिव, जो रूल्स उसमें फॉलो हो जाती है वहाँ तक के रूल इसमें भी पूरे फॉलो होंगे। लेकिन यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है तो इस वाक्य में वो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। और बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है तो हमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। एक बार इस बात को दोबारा देख लो। देखिए, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को सेंटेंस या वाक्य के प्रारंभ में यूज करते हैं, या हम यूं कहूं कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य को WH वर्ड से शुरू करते हैं। दूसरी बात, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी WH फैमिली का प्रश्नवाचक नकारात्मक जो वाक्य होता है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH प्रश्नवाचक वाक्य, WH प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद नोट का मतलब ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब का विल या सेल वाला पार्ट तो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, फिर नोट आएगा और फिर एलिमेंट जो बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब का है वो नोट के बाद आएगा। तो बात क्या निकल करके आती है कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, WH प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज करेंगे? नोट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करने तक, यहाँ तक अपनी ये बात क्लियर हो जाती है कि अपने पूरे रूल्स है वो क्लियर हो जाते हैं। तो मोटे मोटे रूल्स क्या बने मैं यही रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा नहीं बताना पड़े। हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, एक बात। इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब? विल हैव या शैल हैव। इस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। निगेटिव वाक्यों में नोट लगाना है, लेकिन नोट कहाँ लगेगा? विल और शैल के बीच में लगेगा। सिंपली निगेटिव वाक्य बनाना हो तो विल और शैल के बीच में, नहीं विल या शैल के बाद और हैव के पहले, दोनों के बीच में नोट का यूज करना। इज दैट क्लियर? बात क्लियर हो गई। नोट कहाँ लगेगा? विल और शैल के बाद और हैव के पहले। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है तो विल और शैल को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। यही WH की विशेषता रहेगी। WH वाक्य से सेंटेंस को प्रारंभ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में हैव आएगा, और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या यूज कर देंगे? नोट यूज कर देंगे। तो ये बात आपको कंप्लीट समझ में आ गई रूल्स की। अब इसके एक्सरसाइज है उसको हल करते हैं। कुछ सेंटेंस लेते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनका पैटर्न लिखते हैं और पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको हल करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, देखो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। कितने तरह के अफर्मेटिव सेंटेंस आपने पहले प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में। अभी ये हम जो 12 टेंस होते हैं उनमें से ये आपका 11वां टेंस चल रहा है।
कौन सा चल रहा है? तो 11वां अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हो। तो बेसिक पैटर्न तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बेसिक पैटर्न में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट को भी नहीं लिखे तो सब्जेक्ट और वर्ब जहाँ तक लिख दिया वहाँ पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तो सेंटेंस की प्रीफरेंस डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट आया है कि कॉम्प्लीमेंट आया, क्या आया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेन वर्ब तक वर्ब होती है। तो वर्ब के दो पार्ट पढ़े थे हमने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। तो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, सकारात्मक वाक्य जो होता है फ्यूचर परफेक्ट का, उसमें विल और सेल के साथ किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट या तो विल या फिर सेल, दोनों के बाद में हैव आता है तो विल हैव या सेल हैव का यूज करेंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जा चुका होगा। राम विद्यालय जा चुका होगा। अब देखो इसमें क्या है, राम विद्यालय जा चुका होगा। हम ये एस्टिमेट बता रहे हैं, ये संभावना बता रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा। अभी इसका हमारे पास कोई कंफर्म नहीं है कि वो पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा, लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है कि ये काम इस तरह से, यानी जाने का काम वो पूरा हो चुका होगा। उस समय तक की बात करें कि ये फ्यूचर की बात है, ये काम हो चुका होगा। जैसे राम विल हैव गॉन टू स्कूल। अब कैसे आया ये? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट राम है तो क्या आ गया? राम। हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में से राम के साथ क्या आएगी? राम क्या फर्स्ट पर्सन है? नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेल, बाकी के सब के साथ सेल विल आएगा। तो राम विल, और विल के साथ क्या आना? हैव। तो राम विल हैव सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। तो राम विल हैव गोन टू स्कूल। राम विल हैव गोन टू स्कूल। राम विद्यालय जा चुका होगा। अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि इस पूरे सेंटेंस में टेंस कौन सी वर्ब में? दो तरह के हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। तो क्या गो में वर्ब टेंस है, क्या हैव में टेंस है, क्या विल में टेंस है? तो पहला हेल्पिंग वर्ब का जो पहला एलिमेंट होता है टेंस केवल उसी में होता है, तो ये विल बताएगा। अगर मैं उस विल की जगह मान लो ये लिख दूं, हटाई दूं विल को, तो राम, इसकी जगह अगर हैज लिख दूं, राम हैज गॉन टू स्कूल, तो राम विद्यालय जा चुका है हो जाएगा। मैं लिख दूं राम हैड गॉन टू स्कूल, तो राम विद्यालय जा चुका था हो जाएगा। राम विल हैव गॉन टू स्कूल, इसका मतलब राम विद्यालय जा चुका होगा। तो बताओ ये परिवर्तन किसके माध्यम से हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट एलिमेंट के माध्यम से हो रहा है। और ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को गवर्न करती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ अगर टेंस की बात करें तो टेंस सूचक शब्द कौन सा है? विल। इसीलिए जब आपसे ये कहा जाता है कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कोई वर्ब नहीं होती। ये मॉडल वर्ब होती है जो टाइम सूचक होती है। मॉडल होता है जो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। इसीलिए इंग्लिश में तीसरा टेंस जो होता है फ्यूचर, उसको लेकर संशय की स्थिति बनी रहती है, एक्चुअली में होता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू हम फॉर्मली टाइम के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं। तो राम विल हैव गॉन टू स्कूल। अगर ऐसे ही बात आए कि जिसके अंत में चुका हो, तो हम ये अगर थोड़ा विस्तार से अगर कभी इसकी चर्चा करें तब हम इस पर चर्चा करेंगे, कैसे नहीं होगा। तो देखना, राम विल हैव गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका होगा, हम भोजन पका चुके होंगे, वी सेल। अब सेल क्यों आया? क्योंकि वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है? सेल। तो सेल हैव, तो सब्जेक्ट आ गया, सेल और हैव में हेल्पिंग वर्ब आ गई कंप्लीट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम भोजन पका चुके, वी सेल हैव कुक्ड फूड, हम भोजन पका चुके होंगे। अब मैं यूँ कहूँ कि वी हैव कुक्ड फूड, सेल को हटा दूँ तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? हम भोजन पका चुके हैं। क्योंकि कौन से परफेक्ट में हैज और हैव आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है, तो ये सेल हटा दूंगा तो वी सेल की जगह ये आ जाएगा वी हैव कुक्ड फूड, तो हम भोजन पका चुके हैं। और ये सेल आते ही क्या हो जाएगा? हम भोजन पका चुके होंगे, वे पत्र लिख चुके हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो दे विल हैव रिटन ए लेटर, वे एक पत्र लिख चुके होंगे या वे पत्र लिख चुके होंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, केवल इसमें नोट लगाना होता है। देखो, सब्जेक्ट
विल या सेल के बाद में नोट, नोट कहाँ लगना है यही ध्यान रखना, विल और सेल के बाद नोट लगना है, विल और सेल के बाद और हैव से पहले। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। राम विद्यालय नहीं जा चुका होगा, राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। राम विल आ गया, फिर नोट आ गया। हेल्पिंग वर्ब के दोनों के बीच में हैव के और विल के बाद में नोट गॉन टू स्कूल। हम भोजन नहीं पका चुके हैं, वी सेल नोट हैव गॉन टू, कहाँ गया नोट, विल और सेल और हैव के बीच में नोट आ गया। वी सेल नॉट हैव कुक्ड फूड, हम भोजन नहीं पका चुके होंगे, वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रिटर्न ए लेटर, दे विल नॉट हैव, अब देखो विल और हैव के बीच में क्या आ गया नोट, तो ये निगेटिव बन गया। कुल मिलाकर के अंतर क्या करना है, वही पैटर्न रहेगा जो मैंने ये वाक्य समझाए हैं, केवल और केवल इसमें नोट लगना है, किसके बीच में, विल और सेल और हैव के बीच में नोट लगना है। तो इन सब में आप वाक्य को देख करके आसानी से समझ सकते हैं कहाँ नोट लगा है। तो राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वी सेल नॉट हैव कुक्ड फूड, दे विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसका पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। यू कैन राइट इट योर नोटबुक एज ए होमवर्क, यू कैन राइट इट योर नोटबुक एज ए होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।